जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है मेरे प्यारे बच्चों 22 जनवरी। आप सभी जानते हैं आज का दिन हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री राम के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही बड़ा समारोह है, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है जो कि अयोध्या में होना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूं इसी खुशी के अवसर पर आप जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर, और इस मॉडल पेपर को मैं आप सभी को सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ पर जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों से भी संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है। मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी 2024 आपका हिंदी विषय का पेपर है और आज है 22 जनवरी, यानी शेष बचे हैं दिन कितने कहा जाए तो 1 महीना। अगर देखा जाए तो जितना आप पढ़ते हैं बस उतने ही दिन बचे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तो काफ़ी ज़्यादा खुशी का दिन है। आप सभी लोग घर पर खुशियां मनाइए, क्योंकि आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पर जो हिंदी विषय का मैं मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, इसको मैंने सॉल्व भी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आपको कॉपी पर लिखना है। बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी विषय का कोड क्या है? 901 है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी विषय का कोड है 901 और इस पेपर का कोड है मेरे प्यारे बच्चों 801 डीडी। तो आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। यदि आप भी लाना चाहते हैं 70 में 70 अंक, तो आप इस मॉडल पेपर को तैयार करके जाना। 22 फरवरी को पेपर देने से पहले आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। 70 में 70 अंक पक्का लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। अब कुछ निर्देश या नोट्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। किस लिए? पढ़ने के लिए, यानी 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। तो पेपर सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। अब खंड आ में क्या होगा? 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर फिल करना है? OMR शीट में फिल करना होगा। यदि आप 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं OMR शीट में, तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आएगा बहुविकल्पी का 1 नंबर का होगा। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 20 प्रश्न रहेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। अब प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले खंड आ के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनको मैं सॉल्व करा दूं, फिर मैं आपको कॉपी पर कैसे लिखना है आपको वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर, वो चीज भी आपको बिल्कुल आसानी से बताऊंगा। 20 अंक के प्रश्न हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला है विकल्प, यहाँ पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह कथन क्या है? गलत है। दूसरा कथन है, करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। यह कथन भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गलत है। और इसके बाद चौथा कथन है, कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ये कथन भी गलत है। तो सही कौन सा है? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिखते जाना। जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन्हीं प्रश्नों से ही
आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न इतना ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में कि मैं आपको क्या बताऊं, यानी ये आप प्रश्न जरूर तैयार कर लेना। और इस प्रश्न से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। कौन कौन से? पहला यहाँ पर प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कलम का सिपाही की रचना किसने की? पहला है विकल्प अमृत राय ने, दूसरा विकल्प है वृंदावन लाल वर्मा ने, या और तीसरा है विकल्प मुंशी प्रेमचंद जी ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अमृत राय जी। अमृत राय जी ने कलम का सिपाही नामक रचना को लिखा था। अब कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है यदि प्रश्न आ जाता है तो उत्तर होगा जीवनी विधा पर आधारित। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद जी की। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं, जो कि जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी जीवनी है यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है। यहाँ पर एकांकी सम्राट कहा जाता है दिए गए विकल्पों में से क्या सेठ गोविंद दास को एकांकी सम्राट कहा जाता है, या हरि कृष्ण प्रेमी जी को, या मोहन राकेश को, या फिर राम कुमार वर्मा को? तो दिए गए विकल्पों में से मेरे प्यारे बच्चों एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध एकांकी का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दीपदान राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकी है। और एक प्रश्न और भी बन सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। और इनके प्रसिद्ध उपन्यास आप लोग जरूर तैयार कर लेना। क्या? गोदान गबन, गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला और रंगभूमि कर्मभूमि, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि। गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि आदि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 5 है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे विकल्प पहला है धर्मवीर भारती, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा विकल्प है कमलेश्वर, और चौथा विकल्प है यहाँ पर राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश जी। और यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह रचना है मेरे प्यारे बच्चों नाटक विधा पर आधारित। लहरों के राजहंस नाटक विधा पर आधारित रचना है, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, तार सप्तक के संपादक कौन हैं? पहला है विकल्प सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है अज्ञे जी, और इनका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और चौथा विकल्प है श्याम नारायण पांडे। तो मेरे प्यारे बच्चों तार सप्तक के संपादक कौन थे? उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी थे। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा तार सप्तक का संपादन इन्होंने कब किया था? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने तार सप्तक का संपादन का कार्य किया था। प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? क्या सुभद्रा कुमारी चौहान को, सुमित्रा कुमारी सिन्हा को, या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर
इनमें से कोई नहीं या महादेवी वर्मा को। यहाँ पर तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा को। चौथा है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर क्या होगा? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा सन 1843 ईस्वी से कहाँ तक? अब तक का जो समय है यह आधुनिक काल के अंतर्गत ही आता है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 9 है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रजाहितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी कौन थे? क्या राधाचरण गोस्वामी जी थे, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी थे, या राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे, या राजा लक्ष्मण सिंह? तो प्रजाहितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों राजा लक्ष्मण सिंह जी थे। प्रश्न संख्या 10 है, निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति को मूल, उक्ति के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न का पहला है विकल्प यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट, दूसरा विकल्प है यशपाल, तीसरा विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, चौथा है विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, उक्त के लेखक कौन है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस युक्त के या उक्त के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत वुक्ति, यानी यह किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस है? तो आप सभी जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हास होता है। और बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये सभी रसों के स्थायी भाव हैं। तो दिए गए उदाहरण में करुण रस का जो है यहाँ पर आप लोग जानते हैं शोक स्थायी भाव होता है, और उदाहरण के शुरुआत में ही शोक लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 12 है, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था मनुमानो, मनुमानो, जनु, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे जनु होगा, जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु आदि ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं, और जिस किसी उदाहरण में इनमें से कोई शब्द लिखा होगा वहां पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उत्प्रेक्षा अलंकार का कौन सा वाचक शब्द लिखा है? पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों के नोकों से, मानो यहाँ पर लिखा है क्या? मानो, इसलिए यहाँ पर है अलंकार कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या 13 है, रोला में कितने चरण होते हैं? तो रोला में 4 चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 11-11। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यदि प्रश्न ऐसा आता है तो भी आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे त्रिवेणी में समास कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था जिस समास का पहला पद हो संख्यावाची, पहला पद क्या हो? संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला हो। दूसरा पद किसी समूह
या समाहार का बोध कराए, वहां पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास। अब त्रिवेणी में पहला पद है यहाँ पर त्रि अर्थात तीन संख्या का ज्ञान करा रहा है, और वेणी यानी नदियों का समूह या समाहार। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 है। अहिभुजंग विषधर कहा जाता है किसको? मेढक को, कोयल को, सर्प को या मयूर को? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अहिभुजंग और विषधर किसे कहा जाता है? सर्प को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है। मोहन गीत गा रहा है और राधा खेल रही है, इस प्रकार का वाक्य है, यानी यह किस प्रकार का वाक्य है? क्या मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? मोहन गीत गा रहा है और राधा खेल रही है, यह संयुक्त वाक्य है। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 18 है। वाच्य प्रयोग के कितने भेद हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 3 भेद हैं वाच्य प्रयोग के। और प्रश्न संख्या 19 है। जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 20 है। तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तासु। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंडवा के वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। कैसे लिखना है आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में कॉपी, ताकि आपके 70 में 70 अंक पक्के हो जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। ये गद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मित्रता शीर्षक पाठ से। और मित्रता शीर्षक पाठ के रचनाकार यानी लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता शीर्षक पाठ के। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे अथवा में जो गद्यांश है, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पर ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आपको मेरे प्यारे बच्चों? यदि आप पहले गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, और यदि आप अथवा वाले को कर रहे हैं तो क्या करना है? सबसे पहले आप देखेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर क्या लिखना है आप सभी को। सबसे पहले आप ऊपर लिख दीजिएगा खंड बा, फिर इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गद्यांश कर रहे हैं तो 1, अथवा का कर रहे हैं तो अथवा, जैसा कि मैंने यहाँ पर डाला है 1 अथवा डाला है। फिर संकेत हेडिंग डाल देना है। फिर जिस भी गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं उस गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख देना। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है, शुरुआत के शब्द हैं ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। अंतिम के शब्द क्या है? यहाँ पर वेदना भोगनी पड़ती है, तो मैंने लिख दिया है इस तरह से। फिर संदर्भ हेडिंग आप डाल दीजिएगा काले पेन से। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा सिंगल इन्वर्टेड कामा में। फिर गद्य खंड भी आप काले पेन से ही लिख देंगे तो और अच्छी बात है। फिर पाठ का नाम तो आपको काले पेन से ही लिखना है। और इसके बाद रचनाकार नहीं यहाँ पर होता है, लेखक होता है। गद्यांश में क्या लिखा जाता है? जिसके या इसके
के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो जितना संदर्भ में काले पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखोगे। और मेरे प्यारे बच्चों किसी भी पाठ का संदर्भ हो, बस आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम बदल देना है। बाकी किसी भी पाठ का गद्यांश का, किसी भी गद्यांश का यानी किसी भी पाठ के गद्यांश का संदर्भ आप सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको बदलना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है? ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। ये रेखांकित अंश है और इसी की व्याख्या करनी है। तो इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दीजिएगा। चलिए इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? ईर्ष्या नामक मनोविकार एक विचित्र वरदान है। जिसके हृदय में यह भाव आ जाता है वह अपनी वस्तुओं से सुखी नहीं होता है, अपितु अन्य व्यक्तियों के पास होने वाली वस्तुओं के कारण ही दुखी रहता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं की तुलना अन्य से करता रहता है और तुलना में जो अभाव उसे स्वयं में मिलते हैं वह उसके हृदय को काटते रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को ईर्ष्या से क्या कष्ट मिलता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का जो प्रश्न होगा यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका उत्तर एकदम स्पष्ट है। यहाँ पर ईर्ष्यालु व्यक्ति को ईर्ष्या से क्या कष्ट मिलता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं। लिखने की भाषा में आपको कैसे लिखना है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण उन वस्तुओं से आनंद नहीं मिलता है जो उसके पास हैं, वरन उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास मौजूद हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2 है इस मॉडल पेपर का। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला पद्यांश क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सौहृदय, बूझत साचिन हासी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, बिल्कुल स्पष्ट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो अथवा में है पद्यांश ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस पद्यांश के रचनाकार कौन है, किस पाठ से लिया गया है? स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से रचित है यह पद्यांश। और इस पाठ को किसने लिखा है, यानी इस पाठ के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। आप लोग ध्यान देंगे, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं इस पाठ के रचनाकार। तो चलिए मैं आपको पहले वाले पद्यांश को सॉल्व करके बता दूं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर आपको डाल देना है, किस तरह से 2 का अथवा कर रहे हैं तो अथवा आपको डालना है। फिर संकेत हेडिंग डाल देना है और संकेत के रूप में आप पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लेना। जिस भी पद्यांश को आप सॉल्व करना उसके शुरुआत के, जैसा कि यहाँ पर शुरुआत के शब्द क्या हैं, निर्गुण कौन देश, और अंतिम के शब्द क्या है, मत नासी। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपको लिख लेना है। संदर्भ आप काले पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा। फिर संदर्भ क्या होगा, किसी भी पाठ के किसी भी पद्यांश का संदर्भ मैं आपको बताऊंगा। लिखने का तरीका क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देंगे दोनों ओर से, के काव्यखंड। अब देखो पद्यांश होता है काव्यखंड का भाग और गद्यांश होता है गद्य खंड का भाग, ये चीज ध्यान रहे, आप कंफ्यूज मत होइएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम क्या है, पद शीर्षक। पाठ का और शीर्षक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। फिर इसके रचनाकार या जिसके रचनाकार कौन है, सूरदास जी हैं। तो यहाँ पर लिखा जाता है रचनाकार या रचयिता, लेखक नहीं लिखा जाता, इस चीज का भी आप लोग विशेष ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जब इस तरह से आप संदर्भ लिखोगे किसी भी पाठ के किसी भी पद्यांश का, तब आपको क्या ध्यान देना है, जिस पाठ का पद्यांश होगा पाठ का नाम यहाँ पर बदलना है और उस पाठ के लेखक जो होंगे उनका भी नाम यहाँ पर आपको बदल देना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 2 है इस पद्यांश का,
क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की तो व्याख्या करनी है। अब यहाँ पर रेखांकित अंश है क्या, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहि समुझाई सौहृदय, बूझत साँच नहासी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है। फिर गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम आपको सौगंध देकर पूछती हैं, हंसी नहीं करती, आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हैं वह किस देश के रहने वाले हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समुझाई सौहृदय, बूझत साँच नहासी। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान व्याख्या थी, मैंने आपको बता दिया। अब इन पंक्तियों में गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रही हैं, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, गोपिकाएं उद्धव से प्रश्न कर रही हैं। दी गई पंक्तियों में गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रही हैं, उद्धव से प्रश्न कर रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। कैसे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर आप देखोगे पहला जो गद्यांश है, एकदा बहवा जना धूमयानम रेलगाड़ी आरोहा नगरम प्रतिगच्छन्ति इसमें, तो ये जो गद्यांश है इसको सॉल्व करके बताऊंगा मैं। प्रश्नोत्तर संख्या 3 हेडिंग डाल दीजिएगा। फिर संकेत के रूप में जिस भी गद्यांश को आप सॉल्व कर रहे हैं उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख देना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपको खुश होकर पूरे पूरे नंबर दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत के शब्द क्या हैं, एकदा बहवा जना धूमयानम, और अंतिम के शब्द क्या हैं, भवान शिक्षिता बहुज्ञा चा अस्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है, एकता बहुवा जना, अंतिम के शब्द चा अस्ति लिख दिया। फिर संदर्भ हेडिंग डाल दी जाएगी। अब प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, ये क्या है, संस्कृत गद्यांश है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे। में संकलित पाठ का नाम क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीणा, पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणा। शीर्षक पाठ से उद्धृत है यानी अवतरित है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित। यदि यह पाठ ना होता, प्रबुद्धो ग्रामीणा ना होता, वाराणसी पाठ से होता गद्यांश, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पाठ का नाम ही बदलना है, बाकी सेम ऐसा ही रहेगा। फिर इसके बाद है हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सा है हिंदी अनुवाद। एकदा बहवा जना धूमयानम रेलगाड़ी आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति इसमें, एक बार की बात है, बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तेसु कंचित ग्रामीणा केच नागरिका आसन, और उसमें क्या था, उनमें से कुछ जो थे नागरिक थे और कुछ ग्रामीण थे, यानी उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ क्या थे, नागरिक थे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा हुआ है मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान उपहसन अकथयत। क्या कहा, एक नागरिक ने मौनम स्थितेषु अर्थात मौन स्थिति में यानी चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, कि ग्रामीणा अद्यपि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति, न तेषां विकासा अभवत न चा भवितुम शक्नोति। मेरे प्यारे बच्चों उस नागरिक ने क्या कहा कि गांव के लोग आज भी पहले की भांति ही अशिक्षित और अज्ञानी हैं, न उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखेंगे गद्यांश में लिखा हुआ है आगे, तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत् भद्र नागरिक भवान् एव चित्तित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा चा अस्ति। और इसके बाद क्या हुआ, जब उस नगर के नगरवासी ने
ग्रामीणों का उपहास किया, तो यहाँ पर उसके इस प्रकार के वचन सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला जो अथवा में यहाँ पर गद्यांश है, यह किस पाठ से रचित है मेरे प्यारे बच्चों? वाराणसी शीर्षक पाठ से रचित है। और वाराणसी पाठ को मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद बताया है, आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 5 नंबर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 श्लोक दिए गए हैं। पहला है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो इसी श्लोक को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है कुछ इस प्रकार से, प्रश्नोत्तर संख्या 4। फिर आप संकेत हेडिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, यदि आप नहीं डाल रहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस पद्यांश या गद्यांश का आप संदर्भ और हिंदी अनुवाद करने वाले हैं, तो आपको उस गद्यांश या पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लेना है। जैसे यहाँ पर मानम हित्वा प्रियो भवति है शुरुआत के शब्द, और अंतिम के शब्द क्या है? सुखी भवेत। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरह से। फिर संदर्भ हेडिंग डाल दी है काले पेन से। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे, में संकलित पाठ का नाम क्या है? जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से उद्धृत है, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। अब किसी भी पाठ का पद्यांश पूछ लिया जाए, आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जिस पाठ का पद्यांश होगा या श्लोक होगा, उस पाठ का नाम यहाँ पर आपको डालना है, बाकी सेम ऐसा ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों फिर हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। यानी मनुष्य अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है, यानी मनुष्य जब अभिमान को छोड़ देता है तो वह सबका प्रिय हो जाता है, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। यदि मनुष्य क्रोध को छोड़ देता है तो वह किसी भी तरह का दुख नहीं करता। कामना को छोड़कर धनवान होता है, यदि आपकी कोई कामना ही नहीं बची तो आप सबसे बड़े धनवान हो जाओगे, और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। अब मेरे प्यारे बच्चों अथवा में जो है यहाँ पर श्लोक, यह किस पाठ से है? अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता चा योजनात सह पंडिता, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत श्लोक। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 है, आप लोग ध्यान देंगे। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करोगे, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 6 अंक। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो किस तरह से आपको क्या करना है। फिर इसके बाद 6 का प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 5 नंबर का प्रश्न आएगा ऐसा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम दिया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 का डाल दिया मैंने, फिर दूसरे नंबर पर है इसलिए दूसरा नंबर, फिर जयशंकर प्रसाद, फिर इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग, और इसके पहले आपको कॉपी के इस तरफ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी लिख लेना है, ताकि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी देखें अच्छे से अच्छे अंक दें आपको बोर्ड परीक्षा में। अब महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 में।
जन्म स्थान था काशी। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू और इनकी शिक्षा कक्षा 8वीं तक ही प्राप्त हो सकी। और इसके बाद आप देखेंगे रचनाएं इनकी चंद्रगुप्त, एक घूंट, कंकाल आदि हैं। मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हो गई। अब बिल्कुल आसान शब्दों में, शायद ही इससे आसान जीवन परिचय आपको कहीं मिल पाएगा। मैं तो चाहता हूं कि आप इसको जरूर तैयार कर लो, क्योंकि बिल्कुल आसान शब्दों में है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लिखेंगे तो जो काले पेन से लिखा है आप काले पेन से ही लिखिएगा। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। जब जयशंकर प्रसाद जी की उम्र केवल 12 वर्ष की थी और इनके पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा अर्थात टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया, जो कि अल्पायु ही थी इनकी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनकी प्रमुख रचना का नाम आंसू और कामायनी। किसी एक रचना का नाम आपको लिखना है। 5 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे जब आप जीवन परिचय लिखते समय इन चीजों का ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी चीजें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें आप काले पेन से लिखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 खा है। ये प्रश्न संख्या 6 खा है। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का यह भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बताऊंगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, जो कि है दूसरे नंबर पर। प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा, फिर दूसरे नंबर पर जीवन परिचय है महादेवी वर्मा जी का। फिर इसके बाद जीवन परिचय आप हेडिंग डाल दीजिएगा और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर लिख लेना कॉपी के इस तरफ। इससे क्या होगा, आपको जीवन परिचय लिखते समय यदि कोई चीज भूल जाते हैं, दिन यानी दिनांक भूल जाते हैं, कब जन्म हुआ, मृत्यु कब हुई, तो आप यहाँ से आसानी से उसको लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय क्या होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको आप जरूर लिख लेना। जैसे जन्म कब हुआ महादेवी वर्मा जी का, सन 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था मेरे प्यारे बच्चों, फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम इनके श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माता का नाम हेमरानी। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि। और मृत्यु कब हो गई, सन 1987 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आप इसी तरह से लिखिएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में, ताकि आपके 5 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएं। जीवन परिचय क्या होगा महादेवी वर्मा जी का। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। और इनका जन्म कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि एक अच्छे विद्वान थे। इनकी माता हेमरानी भी अच्छी विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। जब महादेवी वर्मा जी की अवस्था केवल 9 वर्ष की थी, तभी इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। विवाह के बाद MA तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य रहीं तथा उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विद्वान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें निर्जा पर 500 रुपए का सक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया।
मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इनके साहित्य में भी उसी वेदना की टीस है। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का भी संपादन किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास हो गया। कब हो गई मृत्यु इनकी? 11 सितंबर 1987 ईस्वी को। अब इनकी प्रमुख रचना निहार सांध्य आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय ये वाला पूछा जाता है। तो प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल पेपर में मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, और दूसरा श्लोक है अपदो दूरगामी चा साचरो नाचा पंडिता। इन दोनों श्लोकों को नहीं लिखना है इस मॉडल पेपर के अनुसार। आप वही श्लोक लिखेंगे जो पेपर में पूछा ना गया हो। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर कर देना। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 7। फिर श्लोक क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखकर आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाल देंगे। फिर 8 का पहले का उत्तर क्या होगा? वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। और दूसरा यहाँ पर यानी अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, पुरु राजा कः आसीत। इसका उत्तर क्या होगा? पुरु राजा एका भारत वीराः आसीत। और आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न आएगा इस बार 2024 में। तो विद्यार्थी और अनुशासन, इस निबंध को आप लोग तैयार कर लेना। बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध हैं ये सभी, आप लोग जरूर तैयार कर लेना, आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। विज्ञान के चमत्कार, प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये निबंध तो 2011 से लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला निबंध है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है। यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अथवा में प्रश्न है, शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। कैसे आपको लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या अथवा कर रहे हैं, कौन सा? 10 का अथवा। तो 10 अथवा आपको हेडिंग डाल देना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप लोग ध्यान देंगे, शहर के मुख्य नगर अधिकारी को प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है? सेवा में मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, या नगर निगम लखनऊ, या नगर निगम जो भी आप जिस जिले के हैं आप लिख सकते हैं। महोदय, निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है। नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है, जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों के फैलने की आशंका क्या हो चुकी है? आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। चौक नगर बाजार का मुख्य व्यावसायिक केंद्र है। नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने आते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर कुप्रभाव डालती है। वह इस गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते। दुकानदारों के व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अतः आपसे विनम्र निवेदन है, यहाँ पर आपको लिखना है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनवाएं रखने का आदेश दें, ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर रहे और व्यवसायियों के व्यवसाय में वृद्धि संभव हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप दिनांक लास्ट में डाल देंगे और भवदीय राकेश कुमार या अपना नाम, आपको तो बोर्ड परीक्षा में लिखना नहीं होता, इस तरह से आप जरूर लिख सकते हैं।
क्या शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी तरह से मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराता रहूंगा बोर्ड परीक्षा 2024 की। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।